हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका में नौकरशाही। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का एक प्रमुख महाशक्ति है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित 50 राज्यों का समूह है जो एक संघीय गणतंत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है। इसमें 49 राज्य मुख्य भूमि पर और एक राज्य हवाई द्वीप पृथक से स्थित है। इस तरह यह भी कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 50 गणतंत्रात्मक राज्यों का एक संघ है जिसमें प्रत्येक राज्य अपने कार्यकरण में स्वतंत्र है। संघीय स्तर पर अमेरिका का संविधान केंद्र को विदेश नीति, राष्ट्र की सुरक्षा और लोक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए सशक्त भूमिका प्रदान करता है, किंतु प्रत्येक राज्य अपना पृथक संविधान राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता भी देता है, जिनमें राज्यों की प्रमुख कार्यपालिका को गवर्नर कहा जाता है। राज्यों में अपनी अपनी लोक सेवाएं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कार्यरत हैं। प्रत्येक राज्य स्थानीय शासन की इकाइयों, काउंटियों, टाउन, टाउनशिप और सिटी में बटा हुआ है। इन संस्थाओं को पुलिस, सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा और स्वच्छता के कार्य सौंपे गए हैं। संयुक्त राज्य की वास्तविक सरकार कांग्रेस नहीं, राष्ट्रपति नहीं, अदालत नहीं, संविधान नहीं, बल्कि संघीय नौकरशाही है। बड़ी सरकार शब्द का अर्थ संघीय कर्मचारियों के लिए अधिक जिम्मेदार है जो संघीय नौकरशाही बनाता है। उनका काम कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करना है। नौकरशाही द्वारा विकसित नियमों को प्रभावी होने से पहले टिप्पणी के लिए संघीय रजिस्टर में प्रकाशित किया जाता है। 2013 में फेडरल रजिस्टर के पेजों में 80,000 से भी अधिक पेज थे। संघीय सरकार के विभिन्न विभागों की टिप्पणियों और अंतिम निर्णयों के परिणाम संघीय विनिमय संहिता में प्रकाशित होते हैं, जो 20,000 पृष्ठों को चलाते हैं। इन विनियमों में कानून का बल है जब तक कि अदालतों द्वारा इन्हें नष्ट नहीं किया जाता है, जो शायद कभी होता नहीं है। यूनाइटेड स्टेट कोड कानूनों का शब्दों के साथ अनेक खंडों में भरा हुआ है या अनेक खंड इसमें उपलब्ध हैं। 2001 के बाद से कांग्रेस द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित नए कानूनों को संसाधित करने के अलावा नियमों के 4,680 परिवर्तन जारी किए गए हैं। जब तक कांग्रेस और अधिक कानून पारित नहीं करती रहेगी, किसी को निरस्त नहीं करेगी, तब तक इसका कार्य विस्तार होता रहेगा। कई समर्पित और गैर राजनीतिक संघीय कार्यकर्ता हैं और व्यक्तिगत रूप से भी कई ऐसे कार्यकारी समूह हैं। हालांकि बड़े दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि संघीय कार्यबल आमतौर पर एक बड़ी कार्यकर्ता है, बड़ी सरकार के लिए दार्शनिक वरीयता के आधार पर गहराई से सहमत होता है और इसीलिए डेमोक्रेट को बाहरी वोट देता है। सरकार के आकार, शक्ति को सीमित करने का कोई प्रयास सरकारी कर्मचारियों के निहित स्वार्थ के खिलाफ काम करता है, क्योंकि इससे उनकी शक्ति को खतरा होता है, न कि उनकी आय और पेंशन का उल्लेख किया जाता है। सत्ता वरिष्ठ नौकरशाहों की एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा के लिए नियंत्रक प्रेरणा प्रतीत होती है। नौकरशाही शक्ति बजट के आकार और किसी के नियंत्रण में कार्यबल से प्रकट होती है। शक्ति के साथ प्रतिष्ठा, नीति पर प्रभाव, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में साथियों द्वारा मान्यता और सहयोगियों के बीच विजेताओं को हराने वालों को चुनने की क्षमता में वृद्धि होती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक प्रेरक आवेग नहीं है। वित्तीय प्रतिस्पर्धा के साथ ही वे किसी भी बड़े संगठन पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, सैन्य हो, शैक्षणिक या एथलेटिक हो। सरकारी नौकरशाही के जो अद्वितीय हैं, वह हम सभी पर उनकी महत्वाकांक्षाओं का प्रभाव है। वे कर्मचारियों, बोनस और बजट पर जितना अधिक पैसा खर्च करते हैं, उन्हें उतने ही अधिक कर और धन की आवश्यकता होती है और वह कर का पैसा करदाताओं से आता है। नौकरशाही की शक्ति के हालिया उदाहरण आए हैं, जैसे कि IRS, डेमोक्रेट्स के राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न, नियामक एजेंसियों का स्पष्ट अहंकार, न्याय विभाग से कुछ कानूनों को लागू करने से इनकार करते हुए ऊर्जा विभाग को यह तय करना कि कोयला खानों को होना
चाहिए, बंद होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को अप्रमाणित प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ डेमोक्रेटिक दाताओं को जाने माने अनुबंध देने, अमेरिकी नागरिकों पर जासूसी करने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को, वयोवृद्ध प्रशासन को अपने लाभ के लिए दिग्गजों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं में हेरफेर करने के लिए नौकरशाही की पर बल दिया गया है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नौकरशाही समग्र रूप से डेमोक्रेट की पक्षधर है। हालांकि इस पूर्वाग्रह का डेमोक्रेटिक पार्टी के पदों और व्यक्तित्वों में कोई आधार नहीं है, बल्कि यह लक्ष्यों के संगम से प्राप्त होता है। डेमोक्रेट बड़ी सरकार चाहते हैं और नौकरशाही भी, लेकिन यह भी सच है कि सरकार ने अपनी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों ही प्रशासन के तहत अपनी व्यापक प्रगति जारी रखी है। संविधान की शक्ति राष्ट्रपति के अधीन नहीं बल्कि कांग्रेस के अधीन होती है। यह संरचना का व्यावहारिक प्रभाव यह है कि नौकरशाही के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि नौकरशाही वास्तव में कांग्रेस द्वारा नियोजित धन खर्च करती है। इसलिए नौकरशाही को नियंत्रित करना कांग्रेस पर निर्भर है। वे ऐसा कर भी सकती है। नौकरशाही के बजट को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र जो सही है वो है कांग्रेस, लेकिन विभागीय बजटों की समीक्षा केवल सरकारी परीक्षाओं की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत होनी चाहिए, जो आज नियमित रूप से की जाने वाली वृद्धि के समग्र प्रतिशत की तुलना में कहीं अधिक है। विभागीय बजट इतने जटिल और विस्तृत होते हैं कि नौकरशाह अपनी इच्छानुसार लगभग किसी भी खर्च को छिपा सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। अधिकांश भाग के लिए कांग्रेस ने प्रत्येक बजट अनुरोध की विस्तृत परीक्षा प्रबंधन और बजट कार्यालय को सौंपी है, जो नौकरशाही का हिस्सा है। यह बहुत हद तक एक तरीके से मुर्गी की रखवाली करने के लिए लोमड़ी को बैठाने जैसी वाली कहावत हो जाती है। इसका प्रमाण पिछली 2 पीढ़ियों में सरकार की बढ़ती लागत है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए। संघीय खर्च और नौकरशाही के विकास को वास्तव में कम करने का एकमात्र तरीका है कांग्रेस की उपयुक्त समितियों को संघीय बजट की प्रत्येक पंक्ति वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। स्पष्ट रूप से संघीय बजट आज बहुत बड़ा है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही जटिल है। हालांकि कांग्रेस के 535 सदस्यों और उनके कर्मचारियों को काम करने में सक्षम होना चाहिए। कांग्रेस के बजट कार्यालय से शुरू करने होते हैं। वे हमेशा जरूरत पड़ने पर बाहरी मदद ले सकते हैं। हमारी सरकार में शक्तियों का संतुलन बनाए रखने के लिए नौकरशाही की यह सख्त कांग्रेसी निगरानी नितांत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा नौकरशाही सरकार के आकार और शक्ति में लगातार वृद्धि करती रहेगी। अपनी शक्तियों पर कोई सीमा नहीं होने के कारण नौकरशाही पहले ही सफल हो चुकी है और यकीनन सरकार की चौथी शाखा बन गई है, अनिर्वाचित और काफ़ी हद तक अज्ञात शाखा। हम इस प्रशासन में नौकरशाही शक्ति के चकाचौंध उदाहरण देख रहे हैं। जब नौकरशाही समय समय पर कुछ विवादास्पद करती है तो उसके नाम मात्र के मालिक राष्ट्रपति समाचारों में इसके बारे में पता लगा सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा को उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा इन मुद्दों के बारे में नहीं जानने के लिए दोषी ठहराया जाता है और इससे पहले कि वे प्रेस में कभी भी टूटे। शायद यह सच है और संभव है, लेकिन यह समझ में आता है कि व्हाइट हाउस किसी भी दिन एक अभिमानी और सर्वोच्च आत्मविश्वास वाली नौकरशाही को नहीं जानता है, जिसमें 2.7 मिलियन कर्मचारी शामिल हैं और अनुमानित 6.9 मिलियन अनुदान करता है। केवल कांग्रेस के पास काम करने के लिए निरीक्षण और संसाधन दोनों ही जनादेश हैं। पिछले 40 वर्षों में अमेरिका जिस मुद्रास्फीति चक्र में रहा है वह मुख्य रूप से कांग्रेस की विफलताओं का कारण रहा है। नौकरशाही के कांग्रेस के पर्यवेक्षण की कमी का एक नाटकीय उदाहरण संघीय ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए आवधिक लड़ाई है। पहले से किए गए दायित्वों के भुगतान के लिए राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाने से इनकार करने की धमकी इसके चेहरे पर साफ आती है। हर कोई जानता है कि अमेरिका अपने कर्ज से मुकरने का जोखिम नहीं उठा सकता। परिणामी चूक से
डॉलर में गिरावट आई और इसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी मुद्रास्फीति होगी। संभवतः अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का भी विनाश होगा और यह सभी भली भांति जानते हैं। सरकारी खर्चों में कटौती करने का समय फंड कर खर्च होने से पहले का होता है, बाद का नहीं। गैर पक्षपाती आधार पर बहुत अधिक लागत में कमी की जा सकती है और की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अधिकारों के साथ छेड़छाड़ से बचना चाहिए। पात्रता सुधार आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है, जबकि डेमोक्रेट इसके दुरुपयोग के खिलाफ है। कोई भी दुरुपयोग खत्म करने के खिलाफ नहीं है। वर्तमान प्रशासन के सभी घोटालों के देश के दिमाग में ताज़ा होने के साथ ही कांग्रेस के लिए यह प्रक्रिया शुरू करने का एक अच्छा समय है। निश्चित रूप से न तो न्याय विभाग, राज्य विभाग, आंतरिक राजस्व सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, होमलैंड सुरक्षा, वयोवृद्ध प्रशासन और न ही स्वास्थ्य और मानव सेवा इन सभी की लोकप्रिय समर्थन लेने की स्थिति में है। उपयुक्त कांग्रेस समितियां, यह एक ऐसा कार्य है जिसमें हाल ही के वर्षों में कांग्रेस के कब्जे वाले कई कार्यों के विपरीत एक वास्तविक और निसंदेह लोकप्रिय कार्य किया जा सकता है। अमेरिकी नौकरशाही और अगर ब्रिटेन की नौकरशाही की दोनों की बात की जाती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही देशों की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में संचालित नौकरशाही की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और इनके अपने अपने नियम हैं। दोनों ही देशों की नौकरशाही ने प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति अपनी अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए किया है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।